नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज का दिन बड़ा अहम था अदालती फैसलों की वजह से भी, और आज चूँकि 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान, तो वो भी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। पूरी कौम को यौम दिफा की मुबारकबाद भी देते हैं और आखिर में प्रोग्राम के इसके ऊपर ख़ास तौर पर बात भी करेंगे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आई है उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, जहाँ पर एक अहम फैसला आया नैब तरामीम केस का। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को बहाल रखा है और इमरान खान साहब की अपील मुस्तरद कर दी गई है। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिससे बराह रास्त फ़ायदा भी इमरान खान साहब को पहुंच रहा है, और पीटीआई का क्लेम है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त 2 केसेस नैब के चल रहे हैं वो इस जो फैसला आया है उसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या वाकई ऐसा है? इस पर तो फिर पीटीआई को खुश होना चाहिए, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो तो इससे नाखुश लग रहे हैं, और उनका ये कहना है कि दरअसल ये फैसला हुकूमत के लिए NRO 2 है। तो इस फैसले के क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में, इस पर बात करेंगे। फिर कल का दिन बड़ा अहम है पीटीआई के लिए। एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं जलसे के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद फिर कुछ जिक्र करेंगे एक अहम जो कानून साजी हुई है जलसे जुलूसों के हवाले से, उसमें क्या किसी को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है या वाकई ये वक्त की ज़रूरत है कि जलसे जुलूसों को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, क्योंकि आम शहरी बहरहाल कहीं ना कहीं इनसे तंग भी होते हैं। तो ये और इस समेत कुछ अहम सियासी मामलात हैं जिन पर आज खास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुशामदीद कहती हूँ आज बैरिस्टर उमर खान नियाजी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला। आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं एक छोटा सा कमेंट इमरान साहब से ज़रूर लूँ, और फिर चूँकि ये कानूनी मामलात भी हैं तो आपसे हम ज़रा इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इमरान साहब, सबसे पहले तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है, ये वैसे कहने को तो हुकूमत की जीत और इमरान खान साहब की हार हुई है, लेकिन आज मैं देख रही थी पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब एक केस हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ख़ास सोशल मीडिया पर उनके हमायतियों की तरफ से तनकीद नहीं हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और अक्सर लोग कह रहे थे कि वो जीत के भी हारना और हार के भी जीतने वाला जो सूरत हाल है वो बन गई है। तो हार के भी इमरान खान साहब जीत गए, क्योंकि फ़ायदा बराह रास्त बज़ाहिर लग रहा है कि उनको मिलेगा इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, हमारा अलमिया ये है कि हम अदालती फ़ैसलों को भी अब इस तरह से हार और जीत की तरह लेते हैं। देखिए, अदालत और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और उसका काम ये है कि वहाँ पे कोई साइल अगर जाता है तो कानून के मुताबिक उसको सच को सच और झूठ को झूठ समझते हुए उसका फ़ैसला कर दें, और आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है जिसका राइट हो जाए। आज का ये जो फैसला हुआ है उसमें देखें, अगरचे बैरिस्टर गोहर हों या दूसरे लोग जो पीटीआई के, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, वो तो तारीफ़ें करते नहीं थक रहे कि जी जो जश्न मनाते हैं कि इमरान खान साहब को तो फ़ायदा इसके केस ख़त्म, लेकिन खान साहब ने इसको NRO 2 कहा। अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी तरामीम की गई हैं, वो किसी एक्ट में हों, वो किसी आइन में हों या किसी तरह की कानून साजी हो, उसमें आम तौर पे हमारा जो है ना, बड़े अफसोस की बात है कि वो आम तौर पे वो ज़ाती फ़ायदे को और अपने मुखालिफ के नुकसान को मद्देनज़र रख के की जाती हैं। अगर ये इस तरह से माजी में ना होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि हम इस फैसले पे भी जो 5 रुकनी बेंच ने किया है, एक फरीक जिसको बज़ाहिर फ़ायदा भी हो रहा है फिर भी वो उस पर एतराज़ करता नज़र आ रहा है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये तो वक्त बता देगा कि इससे फ़ायदा किसको और नुकसान किसको, लेकिन हमें बहरहाल अगर वाकई ही हमने कानून और इंसाफ का बोलबाला करना है। चलिए, इस फ़ायदे नुकसान को एक तरफ छोड़िए, आपके ख्याल से ये फ़ैसला अच्छा फ़ैसला है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आइनी तरामीम, अगर ये नैब कवानीन की जो तरामीम है ये बहाल रखी हैं, तो उससे बहुत सारा रास्ता नहीं खुल गया? क्योंकि बहुत से लोगों का जो कहना है कि ये आपने तो सबको इजाज़त दे दी कि जी 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन भी करें आपको कोई नहीं पूछेगा, अगर उससे कम की आप करते हैं तो। इसी तरीके से अगर काबीना किसी बात के ऊपर स्टैंड लेती है, उसका कोई मंजूरी से फ़ैसला होता है तो उसको भी कोई टच नहीं कर सकता। तो ऐसा लग रहा है कि नैब को कमज़ोर किया गया है और बहुत सी हुकूमती शख्सियात को फ़ायदा पहुँचा के केसेस बंद करा लिए। मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि नैब जो है ना, नैब होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, देखें, जो मुल्क में कवानीन है, यहाँ एंटी करप्शन ने क्या कर लिया, नैब ने क्या कर लिया, ये सारे कवानीन और इदारे इन बड़े लोगों को, सियासतदानों को, सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। एक गरीब आदमी 2 रोटियां चुरा ले ना तंदूर से तो उसकी ज़मानत नहीं होती,
एक गरीब आदमी जाके वहां से कोई आटे का थैला उठा ले तो उसको 2 साल तक रहना पड़ जाता है, वो चाहे कानून में इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि नैब के तो सबने तनकीद की है कि इसने खातिर का काम नहीं किया। ये सिर्फ काम क्या नहीं किया, नैब ने एक काम बड़ा अच्छा किया, आर्म ट्विस्टिंग। हाँ जी, उसने अपने मुखालफिन जो थे किसी भी हुकूमत में उनको वो पंजाबी में लेकिन इमरान साहब फिर वो तो सारे इदारे FIA क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, एंटी करप्शन क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, इस तरह तो फिर क्या सारे इदारे बंद कर दें? लेकिन मैं इस पे मैं आती हूँ, चलिए, लेकिन मैं उमैर न्याजी साहब को पहले लेती हूँ इस सारे मौक़िफ़ के ऊपर, उनका क्या मौक़िफ़ है। उमैर खान न्याजी साहब फरमाइएगा, ये जो फैसला है इसके ऊपर आप लोग मुतमईन हैं कि चलिए किसी भी वजह से सही, लेकिन इमरान खान साहब को भी रिलीफ तो मिलेगा इससे? अच्छा जी, मुतमईन तो नहीं हो सकते क्योंकि देखें हमने ख़ुद ही इसको एजिटेट किया था और हम समझते हैं कि भाई ये इन तरामीम की वजह से नैब का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नैब एक अदारा स्पेशली अकाउंटेबिलिटी का वॉच डॉग बनाया था और इसलिए बनाया था कि जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन के इदारे थे या FIA इन मामलात को उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं डील कर सकती थी, और अब उसका ही दायरा इख्तियार इतना नैरो डाउन कर दिया है कि वो बेमानी रहेगा और वो नैब का इदारा एक्सचेकर पे फाइनेंशियल बोझ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और जिस तरह की आपने उसमें प्रोटेक्शंस दे दी हैं, एक तो 25 करोड़ की तो लिमिट है ही है, उससे नीचे सारे या एंटी करप्शन वाले देख रहे होंगे या FIA वाले देख रहे होंगे, फिर उसके अलावा जो आपने कैबिनेट के फैसलों को बाकियों को प्रोटेक्शन दे दी है, तो हर जगह तो आपने प्रोटेक्शन दे दी तो कौन इनको पूछेगा, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो ये अवाम का पैसा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी तो फिर मकसद तो ख़त्म हो गया सारा। तो मेरे ख्याल से हम इस वक्त आवाम का नहीं सोच रहे, खाली अपने ये सारे केसेस ये थोड़ी है कि कोई इनको टच ही नहीं कर सकेगा। ये FIA भी मौजूद है, एंटी करप्शन भी मौजूद है, तो ये केसेस वहां जाएंगे। और बल्कि खान साहब के तो तोशाखाना 2 के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि अब नैब के अगर वो दायरे इख्तियार से निकल भी जाता है तो FIA उसको इन्वेस्टिगेट करे। और न्याजी साहब ये भी शामिल कर दीजिएगा मजीद के कोई, आप तो माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, कोई एक ऐसा बड़ा बंदा बता तो दें जिन्होंने मुल्क लूटा और नैब ने उससे मुल्क को वापस दौलत दिला दी हो, कौमी ख़जाने में जमा करवा दी हो, कोई सियासतदान ऐसा बता दे कि जिससे हमें नैब ने ले दिया हो कुछ वापस। बिल्कुल जी, आप इमरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें हमने वो की है, बेसिकली नैब अब तक इस्तेमाल होता रहा पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, कि जो फरीक नहीं मान रहा उसको कुछ अरसे के लिए प्रेशराइज़ करें, एक सर्टन हालात में रखें, जब वो मान जाए तो वो सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाती हैं, सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं। हमने एवन फील्ड वाला देख लिया, बाकी किस्से देख लिए, मुल्क में दौलत नहीं आई, फ्लैट्स भी वहीं खड़े हैं, सारे मामलात करें, बाहर जायदादें भी खड़ी हैं। अभी दुबई लीक्स आए, दुबई लीक्स का ही क्वांटम देख ले तो बंदा हैरान परेशान रह जाता है। इस साल डेढ़ में जो खाली हमारा पुर्तगाल पैसा गया है पाकिस्तानियों का जो इन्वेस्ट हुआ है वो ही देख लें तो बंदा हैरान परेशान हो जाता है। तो ये इदारे कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो तोशाखाना 2 केस है इमरान खान साहब का, ये दायरा इख्तियार से नैब के निकल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि FIA को भिजवा दिया जाएगा और उनकी जान फिर भी नहीं छूटेगी? 100%। अच्छा। 100% भेजेंगे जी, क्योंकि देखें उन्होंने मकसद क्या है कि इमरान खान साहब का जो स्टे है वो किसी तरह से बढ़ाना है। एक जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग में है उन्हें इमरान खान बाहर सूट ही नहीं करता, और इस वजह से देखें कि एक ही तोशाखाना का है कि जिसमें पहले इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस फाइल किया, उस पर सज़ा हुई 5 अगस्त वाली, उसके बाद जब देखा वो ख़त्म होने लगी है तो साथ ही जो है ना एक नैब ने तोशाखाना का पहले एक पार्ट स्टार्ट कर दिया नैब के ज़रिए, जब वो सज़ा हो गई वो सस्पेंड हो गई तो अब पार्ट 2 शुरू कर दिया है, बलगारी का सेट लेके चंद करोड़ का वो बना के और वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की चेन है और खाली इसीलिए की जा रही है कि खान साहब किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल सेटलमेंट पे आ जाए। वो उन्होंने आना नहीं, वो उन्होंने वाजे कर दी है कि जितना भी अरसा गुजारना पड़ा मैं गुजारूंगा, और उनकी तरफ से इमरान खान की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा। अच्छा न्याजी साहब ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए जो कानून साजी की गई है, क्या वाकई ही इससे अवाम को कोई फ़ायदा होगा या सिर्फ ये आपके लिए ही किया गया? सर अवाम को फ़ायदा, देखें ओवरऑल मकसद क्या है, देखें कानून बनाए जाते हैं अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि जी अवाम को फैसिलिटेट करें कि जो चौक चौराहे बंद ना हो, उस तरह से ना हो। क्या ये इसके बाद TLP को कहीं रोक सकते हैं? उन्होंने जब करना होगा वो रेड जोन में भी दाखिल होंगे, वो धरने करेंगे, बंद करेंगे। खाली ये स्पेसिफिकली की गई है, टारगेटेड की गई है कि तहरीक इंसाफ कोई एक्टिविटी ना करे इस मुल्क में, क्योंकि उनका लीडर अंदर है।
ये इस तरह का माहौल रखें और उसके ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए ये सारा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद इससे खौफजदा हो जाएगी, निकलेगी नहीं। मगर ये चीज़ें देखें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जिस अंदाज से नून लीग ने किया, देखें कहने को तो वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने इसी जमहूरियत में रह के सर्वाइव करना है। आज जो वो कांटे बिछा रहे हैं कल को ये इन्हीं को चुभेंगे और वो इस चीज़ का सोच नहीं रहे और उनका टाइम लाइन भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत उनके हाथ से खिसकती हुई किसी तीसरी तरफ जा रही है। तो फिर 8 सितंबर का जलसा, अभी तक तो एनओसी है, आज अगरचे आखिरी इख्तिलात के मुताबिक जगह में कुछ थोड़ी बहुत रद्दोबदल ज़रूर की गई है, सड़क के उस तरफ कर लें इस तरफ कर लें, तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन कंटेनर्स भी बड़ी तादाद में रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी पहुंच गए हैं। आपको लगता है अभी भी रुकावट डाली जाएगी हुकूमत की तरफ से इस जलसे के लिए? देखिए जलसा तो 8 फरवरी का होएगा, हुकूमत बज़ाहिर वो उस वेन्यू में कोई रुकावट नहीं डालेगी, मगर जिस तरह का रूट प्लान दिया गया ये ज़रूर करेंगे कि रश में गाड़ियां फंसी रहें। जीटी रोड इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, इंटरचेंज एक ही दिया है मोटरवे का, जो कि आपको पता है कि चौक हो जाएगा, वो घंटों बाद भी जो है ना ट्रैफिक नहीं क्लियर होएगी। और इसी तरह पूरे इस्लामाबाद पिंडी को ये मारगला की तरफ से डाइवर्ट करके लाना चाह रहे हैं। तो ये वो वाली पेचीदगियाँ मसाइल होंगे, मगर है कि वो जलसा इंशाल्लाह ताला भरपूर होगा। जो आवाम का मोमेंटम है ये रुकावटें करते रहे, लोगों ने पहुंच जाना है। अच्छा न्याजी साहब, गुजारिश ये है कि अगर सपोज जलसा हो भी जाए या माजी में जिस तरह से 5-6 जलसे नहीं हो सके, तो क्या आप वाकई ये समझते हैं कि पीटीआई को जलसा होने या ना होने से अब कोई फ़र्क पड़ता है? क्या पीटीआई इस वक्त जलसों की मोहताज है वैसे? ये तो बिल्कुल, ये तो 8 फरवरी ने साबित कर दिया था कि पीटीआई जलसों की मोहताज नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ ले लिया है वो मौक़िफ़ इस वक्त आवाम की दिलों की आवाज़ बन गया और उस मौक़िफ़ से वो पीछे हट नहीं रहे और उसी को चीज़ को वो कैरी कर रहे हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन देख लें कि कोई कैंडिडेट तो बाहर निकला ही नहीं, किसी ने कोई जलसे जुलूस उस तरह से किए ही नहीं, और फिर भी रिज़ल्ट क्या आया कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत खान साहब की थी। बहुत बड़ी बड़ी जमातें जो बड़े बड़े दावे करती थी उन्हें फिर जो है ना फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा और वो दोबारा से इस असेंबली के अंदर आए और उनकी कबाहतों के नतीजे में आज आप देख रहे हैं कि जो है ना बलूचिस्तान की पार्टियों का इन्होंने क्या हशर नशर किया कि उन्हें जो है ना अब अपनी रिप्रेजेंटेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा ये फरमाइएगा मैंने अजीज साहब, जलसा करके जाने का प्लान है या बैठने का भी प्लान है? अगर बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो क्या आप लोगों के प्लान में कोई तब्दीली भी हो सकती है? नहीं, ये कैटेगोरिक है, जलसा है, होएगा, करेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि उसके बाद देखें हमने करक के जलसे का भी टाइमलाइन दे दिया, लाहौर के जलसे की भी। तो ये एक मोमेंटम वक्ती तौर पे क्रिएट करना है, जलसे होंगे, फिर अगला जो भी प्लान खान साहब कोर कमेटी ये डिसाइड होएगा उसको फॉलो करेंगे जी। अच्छा ये भी फरमाइएगा, ये जो ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी 2-3 अहम मामलात हुए हैं। एक तो उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है कि जी जो फॉर्म 45 मिसिंग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और ख़ुद से ही ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी क्या राय है? और फिर जो अभी तक मामला रुका हुआ है ट्राइब्यूनल्स का, उसको किस तरह से अब आप लोगों ने परसू करना है? क्योंकि बज़ाहिर तो लग रहा है कि आप लोग भी अब इस पर कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए इलेक्शन कमीशन की तो हैरानगी है कि फॉर्म 45 मिसिंग कैसे हैं। देखें फॉर्म 45 की एक कॉपी पोलिंग एजेंट को दी जाती है, दूसरी तो इन्हीं के रिकॉर्ड में होती है। अब हाँ फॉर्म 45 ये मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो और बात हो सकती है, ठीक है, बात है इनकी तो कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शन पटिशन्स का फैसला नहीं हो रहा, एक बॉटल नेक बना हुआ है। खान साहब की अपनी पटिशन इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है जिसको फिक्स नहीं कर रहे। देखिए जब तक इस इलेक्शन का इलेक्टोरल ऑडिट नहीं करेंगे, देखें गवर्नमेंट को तो लेजिटिमेसी है ही नहीं, मगर क्या है कि ये आपके सिस्टम पे बड़ा सवालिया निशान है कि यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप हो या बाहर के जो है ना कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के हो, आपके बारे में ओपिनियन यही है कि ये मोस्ट रिग्ड तरीन इलेक्शन था हिस्ट्री का। बात है आप दोबारा बार बार वही हिस्ट्री रिपीट कराना चाहते हैं, अब तो आपके पास गुंजाइश ही बहुत कम है। तो इसलिए अभी भी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए कि देखें जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और आप देखें कि चंद डॉलर के लिए आपको IMF कितना जलील कर है। आज पहले उसने आपके एनर्जी के रिलीफ पे सवालिया निशान उठा दिया, आज उन्होंने जो सबसे बड़ा आज डॉन की मेन लीड उठा के देख लें, उन्होंने आपका जितना डेवलपमेंट का फेडरल का फंड है उस पर सवालिया निशान उठा दिया है कि फेडरेशन सूबाई मनसूबों पर खर्च ही नहीं कर सकती। अगर वो नहीं खर्च कर सकती तो 450 अरब के तो खाली फेडरल के मंसूबे सिंध के हैं।
150 अरब से ज़्यादा पंजाब के मंसूबे हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो जब ये भी नहीं कर सकते तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना क्या है? ठीक। अच्छा न्याज़ी साहब ये फरमाइएगा कि कौमी असम्बली में जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, तो इससे आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कौमी सियासत पे इसके क्या असरात होंगे? अच्छा देखिए, इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की वो इसी ऑब्जेक्टिव से की कि इनडायरेक्टली किसी तरह से कुशन दिया जाए इलेक्शन कमीशन को कि वो ये रिज़र्व सीटें पीटीआई को ना दे। हालांकि ये इनके लिए सीटें अहमियत रखती होंगी कोई आइनी तरमीम के लिहाज से, ठीक है, मगर मसला देखें क्या है, पीटीआई को उन सीटों से फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई की 20 आ भी जाएं, देखें हमारा मेन डाका तो इन्होंने शुरू की सीटें 80 सीटों पे डाला हुआ है, और उन 80 सीटों के बदले रिज़र्व सीट्स मिलाएं तो हमारा नंबर किधर चला जाता है। हमारा तो असल क्लेम तो वो सीटें हैं जो चोरी की हुई हैं, जब वो नहीं दे रहे तो इनसे खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। मगर देखें इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके सोचने की बात है। देखें आज जमहूरियत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून को डिनाई कर रहे हैं, ये जमहूरी इक़्तिदार को कमज़ोर कर रहे हैं, और उसका होगा क्या कि ये ख़ुद तो कमज़ोर होंगे, कल कोई इनकी कारकर्दगी पे, इनके जमहूरी होने पे फॉर टाइम्स टू कम पूरे हिस्ट्री सवाल उठाती रहेगी। सही, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आकर कुछ आम मामलात हैं जनरल हमीद साहब के मिलिट्री कोर्ट मार्शल के हवाले से भी, और उसके साथ साथ फिर जो DGISPR ने कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर इमरान खान साहब का भी आज रद्द-ए-अमल आया है, तो इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद। उमैर न्याज़ी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। उमैर न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक अहम मामला है, मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है। न सिर्फ ये कि जनरल फैज़ हमीद का तो जो एक कोर्ट मार्शल है उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, और इसका ख़ुद भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी है DGISPR ने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जिक्र किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी फ़ौजी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। इस पर बैरिस्टर साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, लेकिन इमरान साहब, क्या इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जाएगा, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? देखें समीना, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि होगा। इससे आप इस होनी को आप रोक नहीं सकते। जो मौजूदा हालात है उसमें बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आता है कि ये होगा, और जल्द ही आपको ये नज़र आ जाएगा। क्योंकि देखें बिल्कुल एक बात वाज़ेह है कि आप कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अगर गौर से सुने और जो हालात है उसमें देखें कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका जो इशू है, उनकी जो गिरफ्तारी और फिर उनके कोर्ट मार्शल, उसमें जो ये इशू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना उसमें बहुत सारी चीज़ें। स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ और उन्होंने उसकी ना तस्दीक की ना तरदीद की। ये कहा कि अगर ऐसे शवाहिद मिले कि किसी ने सियासी तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया है तो फिर जो है उस पर ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह करके उन्होंने कुछ उसका जवाब दिया मुबहम सा। बिल्कुल ऐसे ही देखें DGISPR हमेशा इस तरह की बातों पे मुबहम जवाब ही देते हैं। अच्छा। कोई भी DGISPR हो वो कभी भी इस पे ये तो नहीं कहेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन आप इस बात पे देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा क्या कह रहे हैं, और फिर अभी हमने वो दिखाया भी इंटरव्यू भी, तो उसमें आप ये देखें हामिद मीर साहब जो कर रहे थे, मामला ये है कि उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि जी देखें बहुत सारे लोग हैं जो यूनिफॉर्म वाले भी और PTI वाले भी जो बहुत सारे बयान दे भी चुके हैं, वादा माफगुआ बन चुके हैं या वहाँ पे मौजूद हैं, वादा माफगुआ बनने के लिए तैयार हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा या 100% है, लेकिन मामला ये है कि एक टीवी पे बात आपकी ठीक है, लेकिन वही बात है कि वो चूंकि सियासी क्लेम करते हैं और भी बहुत सारे उन्होंने किए थे, लेकिन क्या वो सच साबित हुए? अभी तक तो हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में बड़े भाम है। लेकिन बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, इमरान खान साहब को भी इस बात का खदशा तो बहरहाल है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आप लोगों ने एक पिटीशन भी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस पे एतराज़ात लग गए, तो तैयार हैं फिर आप लोग उमैर न्याज़ी साहब इमरान खान साहब को फौजी ट्रायल उनका अगर होता है तो वहाँ भी डिफेंड करेंगे?
देखें फौजी ट्रायल के मतलब जिस तरह से डिफरेंट तरह से इनके पॉलिटिकल लोग भी एक किस्म का अंदिया दे रहे हैं, जैसे कि कोई उन्हें इनसाइड इंफॉर्मेशन है, मगर मैं समझता हूं कि देखिए ये अगर करेंगे ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही जो है ना कैटास्ट्रोफिक होगा। क्यों होगा? देखें एक तो आइन में इस तरह की गुंजाइश मौजूद नहीं, कानून वेल सेटल्ड है कि सिविलियन का आप कर नहीं सकते, और एक आप ऐसे लीडर का करना चाह रहे हैं कि खाली वो आपसे पॉलिटिकल ओपिनियन का डिफरेंस रखता है। देखें उस तरह से करने से हासिल क्या होगा? आप इमरान खान का कद और बड़ा कर देंगे। देखें एक सज़ा करा भी दें एक मिलिट्री कोर्ट मार्शल से, क्या होगा कि जी एविडेंस पेश किया, खान साहब ने डिनाई की, आपने सज़ा दी, उस सज़ा से फ़र्क क्या पड़ जाएगा? आप इतना बड़ा कद बना देंगे इमरान खान का कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। प्लस वेस्ट में जो उसका अप्रोच होगा, ये नहीं है कि उनका पॉलिटिकल नैरेटिव डिफरेंट है, वो तो ये इल्ज़ाम है होगा ना कि उन्होंने बगावत की कोशिश की, फौजी तंसीबात पर हमले करवाने के लिए उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया और जनरल फैज हमीद साहब के साथ उन्होंने यूज किया फौज को अपने मकासद के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में होगा। और न्याजी साहब इसमें यह भी शामिल कर दें कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पे बेस अगर होती और जो 9 मई को हुआ, आपका मौक़िफ़ उसके बारे में जो भी हो, जो इदारे का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक अगर 9 मई की चीज़ें कुछ साबित हो जाती हैं तो उसकी भी तो नज़ीर पहले नहीं ना मिलती। ठीक है, ये तो अब देखें इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ही हैरान कुन होगा। मतलब ये तो तुक ही नहीं बनती। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ठीक है, एक आपने मुल्क गिर लीडर को एक पार्टी के को गिरफ्तार करवाया, उसके रिएक्शन में लोग निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कहीं से कोई कॉल नहीं थी कि कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठने दें। अच्छा न्याजी साहब, ये आप अपने लीडर की बात से मुख्तलिफ बात कर रहे हो। मैं न्याजी साहब के पॉलिटिकल पार्टीज को बैठने दें। आपके लीडर तो खुद कह रहे हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना है, बाकी तो सब कह रहे हैं कि आपको पार्टीज के साथ बैठना चाहिए। देखें वो फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि वो 9 मई का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो किसकी तरफ से लगाया जा रहा है? वो इदारे की तरफ से लगाया जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन इदारे को ही दी जा रही है। ठीक है, बैठे आप साबित करें। खान साहब ने तो क्लैरिटी के साथ कहा है ना, देखिए कैपिटल हिल में सजाएं हुई हैं ना, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप 9 मई पे सजाएं ना करें, अदालत में साबित करें। देखिए साल से ज़्यादा हो गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है, उमर चीमा का क्या कसूर है, क्या इनके घर बार वाले नहीं है? ठीक है, अभी हमारी औरतों ने कितना झीला है, किस वजह से झीला है? देखें कुछ साबित भी होना चाहिए, खाली एक नैरेटिव बिल्डअप करके आप खाली कहें कि गुस्सा है और गुस्सा निकालना है, ये तो ज्यादती है। अच्छा न्याजी साहब, ये पॉलिटिकल होने की का ख्याल लोगों को अपोजिशन में जाके क्यों आता है? जब आप खुद हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त ये पॉलिटिकल क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल सही है। और मेरे ख्याल से देखें सारी लीडरशिप सीखती हैं। ये जो टाइम होता है ना जेल का टाइम, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखें ये मैं नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ की गलतियां नहीं थी, अगर गलतियां नहीं होती तो आज हम इस मसले में ना फंसते। देखें हमारे पास जब गवर्नमेंट थी हमने उस तरह से नहीं डिलीवर किया, हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए था, हमने नहीं किया, वो शॉर्ट कमिंग्स हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इमरान खान बहुत बेहतर तरीके से जो है ना इस मुल्क को स्टेयर करेंगे। आखिर में इस पे भी थोड़ी सी बात कीजिएगा, जो बलूचिस्तान का इशू है उसके ऊपर इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ एक आया है सामने, और वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहिए, लेकिन स्टेट की जो पॉलिसी इस वक्त नज़र आ रही है वो तो बज़ाहिर लग रहा है कि कॉपरेशन की तरफ जाते हैं, फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की बात करते हैं। तो आपके नज़दीक क्या आगे बलूचिस्तान में क्या हालात बनने जा रहे हैं? देखिए मसला तो गंभीर हो गया है, कुछ लोगों ने आपके ख़िलाफ़ आर्म्स उठा लिए हैं, तो आप जब असला उठा लिए और आपके अपने मुल्क के सिटीज़न ख़तरे में हो तो जवाबी कार्रवाई तो आपको करनी पड़ती है। मगर ये जवाबी कार्रवाई लॉन्ग टर्म मसले का हल नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो आप उनको रिपेल कर देंगे, वो पहाड़ों में छुप जाएंगे या बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान चले जाएँ आगे पीछे, मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पॉलिटिकल सोल्यूशन है। और पॉलिटिकल सोल्यूशन तब आएगा जब बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदगान डायलॉग में शामिल होंगे, वो अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं यार ये हमारी महरूमियाँ दूर हो जाएंगी, हमारा जो मरकज़ का गैप है वो ख़त्म हो सकता है, हमारे जो बलूचिस्तान के असासे हैं वो महफूज हैं, वो इस अवाम के लिए ही हैं, वो कोई इस्लामाबाद या लाहौर वाले नहीं खा जाएंगे। वो यकीन दिलाने के लिए मैंगल साहब क्यों दुबई चले गए?
देखें वो ठीक दुबई गए हैं। देखें आपने बलूचिस्तान, वही जो मैंने पहले बात की कंट्रोल डेमोक्रेसी का जो किया, देखें आपने उस वक्त जब ज़हरी साहब की हुकूमत गिराई, ठीक है, उसके बाद बाप पार्टी बन गई, सारे मामलात किए, और उस सेनेट इलेक्शन उठा लें जो हुआ, सेनेट इलेक्शन में नून लीग के वोट थे सारे और जीत के आज़ाद आ गए। तो ये खराबियां तो हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। जब तक ये खराबियां दूर नहीं करेंगे, जमहूरी लोगों को उनका हक नहीं देंगे, अवाम के नुमाइंदे उनकी बात नहीं करेंगे, तब तक ये मसला नहीं हल होना। आप इसी तरह फंसते रहेंगे। आप इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान का हल नहीं निकाल सकते। बलूचिस्तान का हल बलूचिस्तान में से निकलेगा, और वो तब ही निकलेगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स को आप एक टेबल पर बैठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब, रिप्लाई और प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे यौम दिफा के हवाले से। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर आज बात करेंगे यौम दिफा के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यौम दिफा भरपूर मिली जोशो जज्बे से मुल्क भर में मनाया गया। मुख्तलिफ तकरीबात का भी एहतमाम किया गया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अहम शख्सियात की तरफ से पैगामात भी दिए गए। तो आज के दिन ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ ने जो मुख्तलिफ तकारीब अटेंड की, उसमें उन्होंने गुफ्तगू भी की। तो एक दफ़ा फिर से ज़ाहिर है कि उन्होंने जो शहदा की कुर्बानियाँ हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया, इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क की दिफा की खातिर अफवाज पाकिस्तान किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, और जो मुल्क का दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है, मुल्क मजबूत हाथों में है। और इसके साथ साथ उन्होंने आज एक अहम बात ये भी की कि डिजिटल दहशत गर्दी जो है वो रिवायती दहशत गर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि आर्मी चीफ़ जो डिजिटल दहशत गर्दी की टर्म है उसको इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग होती है उसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। और इसके अलावा एक अहम आज के दिन के हवाले से पेशरफ्त ये भी है कि पाक बहरिया के लिए PNS बाबर और PNS हुनैन आज फ्लीट में शामिल हो गए हैं। तो ये भी ज़बरदस्त कारनामा। इन तमाम चीज़ों पे भी डिस्कशन करते हैं। इमरान साहब, ये तो पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपके नज़दीक ख़ास तौर पर आर्मी चीफ बार बार जब इस बात का तज़किरा करते हैं कि डिजिटल दहशत गर्दी, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके ख्याल से डिजिटल दहशत गर्दी की वजह से, और क्या वो वाकई इस कदर संगीन है कि उनको आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि ये रिवायती दहशत गर्दी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? समीना, मैं आपसे कर्ज करूँ, देखें हम हमेशा ये सुनते हैं, बात होती है जी 5th जनरेशन वार, 5th जनरेशन वार, तो वो है क्या? असल में अगर आप देखें तो ये 5th जनरेशन वार जो है यही डिजिटल दहशत गर्दी है। डिजिटल दहशत गर्दी इसलिए उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो रवायती दहशत गर्दी है कि आप एक देखें बात कि दहशत गर्दी का एक वाक़या होता है, वो वाक़या जहाँ होता है वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, जो उसका शिकार होते हैं, वो उससे मुतासिर होते हैं फ़ौरी। लेकिन डिजिटल दहशत गर्दी इसलिए है कि वो एक वक्त में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचती है और फिर उनमें से बेशुमार लोगों को मुतासिर करती है, इसलिए ये उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो बार बार इसका जिक्र करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि बीइंग अ सुपर सलार उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इससे हमारी कौम को, मुल्क को 5th जनरेशन वॉरफेयर के आपने जो एक हवाला दिया है उसको तो ख़ुद अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी, और एक दौर में तो बाकायदा इसके ऊपर बड़ा काम भी हुआ, और उस वक्त के DJISPR तो उसके लिए बड़ा पेश रहते थे और बड़ा इनकरेज भी करते थे उसके लिए, पूरा जो प्लान उन्होंने बनाया था। गुजारिश ये है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक उसका पॉजिटिव पहलू होता है, एक उसका नेगेटिव पहलू होता है। अब जो रिसर्च है, अगर आप ये समझे कि एटॉमिक एनर्जी की बात कर लें, आप उससे एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं, उससे दूसरे फ़ायदे भी ले सकते हैं और दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। लिहाजा ये तो आपके उस पे है ना कि आप तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात तो बना दिया, अब आपने उससे फ़ायदा लेना या नुकसान करना ये आपके अपने हाथ में है। लिहाजा ये एक चीज़ है कि उसमें जिस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट किया वो खुद उनके अगेंस्ट अब इस्तेमाल हो रही है। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया
उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किसी सूरत उसके से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इस वक्त आप ये बताएं 21वीं सदी में सोशल मीडिया के बगैर आपकी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से अधूरी है। दुनिया में देखें अरबों खरबों, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मामला देखे जाएं। लेकिन एक और जो पहलू है ज़ाहिर है, ख़ास तौर पर हम 6 सितंबर के हवाले से जिसको डिस्कस करते हैं, क्या आप समझते हैं कि भारत से अभी भी पाकिस्तान को उसी तरह के ख़तरात लाहक हैं या अब नौयत बदल चुकी है? देखिए स्पीदा, किसी भी कौम और मुल्क की जो सलाहियत है उसकी सलामती, सालमियत और आज़ादी की ज़ामिन होती हैं। आप ये एक बात याद रखें, दिफाई सलाहियत की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया का मामला जो है आपके साथ वो ये है कि इंडिया आपका एक अज़ली दुश्मन है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने क्योंकि यहाँ इकट्ठे थे और फिर आज़ादी हासिल की, तो इंडिया को हमारी आज़ादी एक आँख नहीं पाती। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत उनकी जो मर्ज़ी है कि वो जो मोदी हमेशा अब ये नारे लगाते हैं, बढ़ के लगाते हैं कि जी हमारे लिए तो मसला ही नहीं है, हमें तो पाकिस्तान की परवाह ही नहीं है, हम तो ये वो। लेकिन फिर भी अगर इतना ही मसला नहीं है आपको, तो आप हर वक्त पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? मसला तो है। दूसरी बात ये है कि आज जो आर्मी चीफ ने कश्मीर का भी जिक्र किया, तो ये भी एक समझे कि खित्ते में अमन क्यों नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी बुनियादी वजह तो मसला कश्मीर है। पाकिस्तान और इंडिया में मेन डिस्प्यूट क्या है? तो ये मामला इस तरह से है कि इंडिया जो है उसका पाकिस्तान उसकी आंख में हर वक्त खटकता रहता है। और लेकिन इमरान साहब, इसके साथ साथ मेरा ख्याल है हमें इस पहलू पे भी गौर करना चाहिए कि अब वो रिवायती जंगें हम कम ही देख रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर हम इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज़ बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है, और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम अपने हालात देखें तो हम तो पीछे की तरफ गए हैं। हमने तो अपनी मईशत हमारी इस वक्त ये है कि हर वक्त हमें डिफ़ॉल्ट के ख़तरे लाक रहते हैं, हर वक्त हम कर्ज मांगते फिर रहे होते हैं, हर वक्त हमें बस कुछ मज़ीद पैसे चाहिए होते हैं कि 2 महीने हमारे और गुजर जाएं। तो हमारी मईशत के तो ये हालात हैं। तो अब जो दुनिया है वो उसका सेटअप, उसका स्पेक्ट्रम, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल एक डिफरेंट हो चुका हुआ है, और लोग उसी को अहमियत देते हैं जिसकी मईशत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके पास अब पाकिस्तान इतनी बड़ी हालांकि मार्केट बन सकता है, लाइक इंडिया जहाँ पे 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान की भी 25 करोड़ आबादी है। तो पाकिस्तान भी बड़े ज़्यादा ममालिक के, जो ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं उनकी सफ़ में है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अपने लिए रास्ते खोले हैं उस तरह हम नहीं खोल सके। तो इस बात को भी तो हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है कि सिर्फ हमने दिफाई उसके तौर पर यकीनन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दिफाई तौर पर हमें मजबूत होना है, लेकिन मजबूती सिर्फ हथियारों से नहीं आएगी। वो जब तक हमारी मईशत मजबूत नहीं होगी, जब तक हमारा सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारा ओवरऑल जो एक इस वक्त हर वक्त हम एक क्योस की कैफियत में रहते हैं, जब तक ये चीज़ें हमारी सेटल नहीं होंगी तो उस वक्त तक हम क्या कहें कि जी हम इंडिया से मुकाबला कर सकते हैं या उस तरह। हमारे लिए तो अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो इतना भी अगर कर ले कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, और अगर हमारे कर्ज बंद हो जाएं, कर्जे रिस्केजुअल ना हो, तो हमारे लिए तो 4 दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। उसको अटैक करने की क्या ज़रूरत है हमारे ऊपर? समीना, ये जो आपने थीसिस पेश किया है ना, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को ज़हन में रखें कि इंडिया ने अपनी आबादी को ही अपना हथियार बनाया, और इसमें उनके सियासतदानों ने हमेशा से एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। वहाँ पे उनके जो सियासत देखें, किसी भी कौम को लेके चलना उसके लीडरों ने होता है। वहाँ पे उस तरह से आप देखें शख्सियत परस्ती है, लेकिन शख्सियत परस्ती का ये मामला नहीं है कि तमाम जमातें जो हैं वो सिर्फ अपना ये फैसला करें कि हमने इक़्तिदार की लस्ट में ही रहना है, हमने मुल्क को पीछे धकेलना है। यहाँ हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारे यहाँ उस तरह से जमहूरियत पनप नहीं सकी, हमारे यहाँ जमहूरी इदारे पनप नहीं सके, और हमारे यहाँ उस तरह से सियासी जो हमारे रहनुमा हैं वो अपने ही ज़ाती मफाद में रहे हैं, उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए कोशिशें जो हैं उस तरह से नहीं की। अब मामला ये है कि अगर रवायती जंग नहीं है ना, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटम बम रखते हैं, एटमी कुव्वत है। अगर एटमी कुव्वत ना हो, पाकिस्तान ने धमाका ना किया होता, तो फिर आप आज ये बात नहीं कर सकती थी कि जी रवायती जंग नहीं है।
अब ये जो मामला है उसमें आपको एक बात ज़हन में रखना होगी कि पूरी दुनिया में अब जो मामला है वो तो हर बिजनेस का मामला है, कुछ लो और कुछ दो। अब वो वाले दौर ख़त्म हो गए कि पाकिस्तान की मोहब्बत में आपके साथ कोई आ जाएगा। आप देखें कि अब हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, इस्लामी बिरादर ममालिक हैं, सब वो सब कहते हैं कि अच्छा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बताएं। तो चलिए आप इस हद तक तो इत्तेफाक करते हैं मेरे थीसिस कि बिल्कुल हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं या हमारा दिफा मजबूत है। अगर हम माशी तौर पर भी उतने ही मजबूत हों, अगर हम एक कौम के तौर पर भी उतने ही मुत्तहिद हों, तो फिर ही हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा अगर हम माशी तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो हम दिफाई तौर पे मजबूत रह ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात। हम उसकी सर्वाइवल भी ही इसमें है कि हम माशी तौर पे भी मजबूत। बिल्कुल ठीक है। और जो अभी रिवायती और गैर रिवायती की हम बात कर रहे थे, अब देखिए उनका भी वो जो हमला करने का तरीका है ना, या तरीका वारदात जिसको आप कह रहे हैं, वो बदल चुका है। अब आप देखें वो बलूचिस्तान में अपनी शोरश बर्पा करते हैं, वहाँ पर वो कार्रवाइयाँ करवाते हैं, वहाँ के लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके से वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उनको अफगानिस्तान को उन्होंने हमारे खिलाफ देखें किस तरह से इस्तेमाल किया। और वो तो ये सब चीज़ों का अगर पाकिस्तान ने मुकाबला करना है या उनको काउंटर करना है, तो फिर उसके लिए हमें उसकी स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से ही बनानी पड़ेगी कि हमने अगर अनदेखे दुश्मन को जो हमारे सामने खुल के नहीं खेल रहा बल्कि छुप के वार कर रहा है, उसके साथ हमने निमटना कैसे। लेकिन हम बजाय इसके कि हम उस चीज़ को इनकाउंटर करने के लिए अपने तौर पे कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, उल्टा हम मज़ीद अपने मुल्क को कमज़ोर करते रहते हैं और हमारी पॉलिसीज़ ने आज हमें यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो यौम दिफा मना ज़रूर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है खुद एहतसाबी भी ज़रूरी है। ये भी देखना ज़रूरी है कि हमें असल में कहाँ पर फोकस करना है। इसी एक अहम पॉइंट के साथ आज के प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।